नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज, और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिनको मैंने अलग अलग भागों में बांटा है। आज हम इस पाठ के अंतर्गत 6वां भाग पढ़ने जा रहे हैं और जो शीर्षक है वो है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। तो आइए देखते हैं भारत के इतिहास में औरंगजेब जो है एक मुगल शासक था, उसने किस तरह से यहाँ पर शासन किया और उसे लोग जो हैं वो किस तरह से याद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। उल्टी गंगा बहाना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब ये होता है जो काम जिस तरीके से किया जा रहा था उससे बिल्कुल विपरीत काम करना, उससे बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करना। तो यहाँ पर औरंगजेब ने किस तरह से शासन किया था, क्या ऐसी चीज़ें उसने की थी जिसके कारण औरंगजेब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई थी। इसके बाद है हिंदू राष्ट्रवाद का उभार। हमारा भारतवर्ष जो है वहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन समय समय पर मुसलमान आक्रमणकारी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अपना शासन फैलाया और यहाँ पर राजपाट करने लगे। उसके कारण हिंदुओं के साथ मुसलमानों की संख्या भी बढ़ने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जबकि हिंदू जो थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होने लगी, बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी। तो ऐसा कौन सा समय था, कौन सी परिस्थितियां थी, ये सब हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। इसके साथ ही इन सारी चीज़ों में शिवाजी का क्या योगदान था, इसके बारे में भी आज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले औरंगजेब है। औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब जो था वो शाहजहां और मुमताज का बेटा था। यहाँ पर औरंगजेब के जो दादा थे वो थे जहांगीर, उससे पहले अकबर का शासनकाल था। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल शासक जो थे वो भारत पर राज करते आ रहे थे और अब जो बारी थी वो थी औरंगजेब की। ये कैसा शासक था? ये जो था एक मुगल शासक था। इसके बाद है योग्य व उत्साह से भरपूर। और जो मुसलमान शासक थे उन्हीं की तरह यह भी बहुत ही योग्य था, शासन को चलाने के योग्य था। इसमें उत्साह और उमंग पूरी तरह से दिखाई देता था, बहुत ही उत्साही था, बहुत ही उमंग से भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये सारी योग्यता होने के बाद भी पूर्वजों के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाया। इनके जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सभी इनके पूर्वज कहलाते थे। ये सारे जो पूर्वज थे औरंगजेब के, इन्होंने भारतवर्ष में बहुत अच्छे से अपना शासन चलाया था। यहाँ पर कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया था। इसके साथ ही साथ हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को उन्होंने कभी भी नीचा नहीं दिखाया या उसे खत्म करने की कोशिश नहीं की। जो राजपूत थे उन्हें भी वो हमेशा साथ लेकर के चले। तो ये सारे जो कार्य थे उसके कारण जो पहले के मुगल शासक थे उन्हें बहुत ही मान सम्मान के साथ याद किया जाता था। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के लिए ये कहा जाता है कि वो कभी भी अपने पूर्वजों के अच्छे कार्यों को और आगे नहीं बढ़ा पाया। आगे बताया गया है धर्मांध और कठोर नैतिकवादी था। अपने मुस्लिम धर्म का पालन वो बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। इसके साथ ही नैतिकतावादी, अपनी जो नीतियां थी वो बहुत ही उसकी कठोर, ऐसी उल्टी सीधी उसने नीतियां बनाई थी और उसको लागू भी किया था, जिसके कारण लोग बहुत यहाँ पर परेशान हो चुके थे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये औरंगजेब के बारे में बताई जाती है। इसके साथ ही साथ एक और चीज बताई जा रही है, कला और साहित्य से प्रेम नहीं था। इसके जो पूर्वज थे वो कला और साहित्य के बहुत बड़े कदरदान, कला और साहित्य को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया था। लेकिन औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसे कला और साहित्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये औरंगजेब के बारे में बताई जा रही हैं। आइए आगे देखते हैं। औरंगजेब द्वारा की गई क्रूरता। एक बात यह भी औरंगजेब के बारे में बताई जाती है कि औरंगजेब जो था वो सबसे ज्यादा क्रूर शासक था। इसने जितनी क्रूरता यहाँ पर दिखाई थी उतनी क्रूरता शायद ही किसी मुस्लिम शासक ने कभी दिखाई होगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक क्रूर शासक था। इसकी क्रूरता का जो उदाहरण है वो हमें इन बिंदुओं से मिलेगा। हिंदू मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी कर दी। एक समय ऐसा था जबकि हिंदू और मुसलमान यहाँ पर बहुत ही प्रेम भाव के साथ रहा करते थे, लेकिन औरंगजेब ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई थी कि हिंदू और मुसलमान जो थे एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया।
यहाँ पर जजिया कर, जजिया कर का मतलब है टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स था जो कि सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था, हिंदू ही इस जजिया कर को सिर्फ दिया करते थे। अब यहाँ पर क्यों हिंदुओं पर लगाया गया था, इसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि जजिया कर आखिर था क्या। यहाँ पर औरंगजेब ने एक नीति बनाई थी, एक इस तरह का कर लागू किया था। उसके अंतर्गत यह बताया गया था कि जो भी गैर मुसलमान है, मतलब कि गैर मुसलमान जो मुसलमान नहीं है, मतलब कि जो हिंदू हैं, अगर वो उस मुगल शासन के क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां पर उन्हें रहने के लिए और अपने धर्म को मानने के लिए एक कर देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी टैक्स को जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इस बात को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी थी, क्योंकि हिंदू जो थे वो ये मानते थे कि ये हमारी ही धरती है, मुसलमान शासक जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं और वो हमारे ही धर्म को मानने से हमें रोक रहे हैं। ये भी कहा गया था कि अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाता है तब उसे ये जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से जजिया कर जो था उसके खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। एक चीज और उसने किया था कि मंदिरों को तोड़वाया। औरंगजेब से पहले किसी मुगल शासक ने इस तरह का कार्य नहीं किया था। हिंदुओं द्वारा बनाए गए जो मंदिर थे उन्हें कभी भी नहीं तोड़वाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया था। राजपूत राजाओं को अपनी नीति से नाराज किया। राजपूत जो राजा थे उनके सहयोग से ही जो मुगल शासक था या मुगल शासन था वो इतनी ज्यादा बड़े क्षेत्र में भारत में फैला था। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब की ऐसी ऐसी नीतियां आई जिसके कारण जो राजपूत राजा थे वो भी बिल्कुल नाराज हो गए थे, वो भी बिल्कुल इसके खिलाफ हो गए थे। राजपूत मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे। स्तंभ का मतलब होता है पिलर्स, मतलब कि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट राजपूत राजाओं का मुगल शासन को था। इसके कारण ही मुगल शासन जो है इतने सफलतापूर्वक इतने वर्षों तक भारत में चल सका। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने अपनी नीतियों से, अपने व्यवहार से राजपूतों को भी बिल्कुल नाराज कर दिया था। तो यहाँ पर औरंगजेब के बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि औरंगजेब की नीतियों से नाराजगी बढ़ी। अब यहाँ पर औरंगजेब जो था उसने जजिया कर और मंदिरों को तोड़वाने के अलावा भी ऐसी ऐसी नीतियां बनाई, ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके कारण लोगों में नाराजगी, गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा था। ये कौन कौन से समुदाय थे, कौन कौन से लोग थे जो कि औरंगजेब से नाराज थे। सिख समुदाय खिलाफ हो गया। यहाँ पर सिख समुदाय, सिख धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो भी औरंगजेब के खिलाफ हो चुके थे। पश्चिम में समुद्र तट पर राष्ट्रकूटों के वंशज मराठों ने भी विरोध। अब यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र मतलब कि जो वेस्ट साइड में जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, समुद्र के किनारे जो तट है, वहां पर राष्ट्रकूटों का राज था और राष्ट्रकूटों के जो आगे आने वाले वंशज थे उन्हें मराठे के नाम से जाना जाता था। ये मराठे जो थे ये भी औरंगजेब की नीतियों से बिल्कुल भी नाराज हो चुके थे, उसके विरोध में खड़े हो चुके थे। मराठे औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब है वो औरंगजेब से युद्ध करने के लिए भी तैयार थे। इस विरोध का परिणाम क्या हुआ? अब इतने सारे समुदाय, इतने सारे लोग जब औरंगजेब के खिलाफ हो गए तो इसका क्या परिणाम हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा मुगल शासन पर? दूर तक फैले मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में उत्तेजना फैल गई। अब यहाँ पर भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो मुगल शासन के अंदर था। तो यहाँ पर दूर तक फैला हुआ जो मुगल साम्राज्य था उसमें रहने वाले जो लोग थे उनके अंदर उत्तेजना मतलब कि गुस्सा जो है वो भर गया। अब यहाँ पर पुनर्जागरण का विचार लोगों में पनपने लगा। पुनर्जागरण का मतलब है कि अब वो ये चाहते थे कि औरंगजेब जो है वो मुगल शासन या मुगल सत्ता से हट जाए और कोई ऐसा राजा उस गद्दी पर बैठे जो कि अच्छी नीतियों के साथ आए और सबको मिला करके एक साथ चले। तो यहाँ पर पुनर्जागरण मतलब फिर से एक नई शुरुआत करने का विचार लोगों के अंदर आने लगा। धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। यहाँ पर धर्म, यहाँ पर हिंदू जो थे वो अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे और अपने राष्ट्र के प्रति भी उनके मन में बहुत ज्यादा भक्ति थी। तो इन सब का जो मेल था वो यहाँ पर देखा जा रहा था और सब एक हो चुके थे। यहाँ पर जो हिंदू, सिख, ये जो धर्म को मानने वाले लोग थे वो सभी एक हो चुके थे और इस तरह के पुनर्जागरण के बारे में भी वो विचार करने लगे। तो ये सारी जो है औरंगजेब की नीतियों से नाराजगी बढ़ने के कारण ये सारे जो परिणाम है वो सामने निकल कर आ रहे थे। इसके बाद बताया गया है मराठों की कट्टरता और राष्ट्रवाद की भावना। अब यहाँ पर जो पश्चिमी समुद्री तट पर राष्ट्रकूटों का जो पूरा समुदाय था, पूरा साम्राज्य था और बाद में उन्हें मराठों के नाम से भी जाना जाने लगा, उनमें बहुत ज़्यादा कट्टरता थी। अपने धर्म को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर, अपने देश को लेकर के उनके मन में बहुत ज़्यादा कट्टरता थी और राष्ट्रवाद की भावना भी उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना थी
उसको भी वो बहुत ज्यादा मानते थे। अंग्रेजों के प्रति कट्टर भावना, यहाँ पर वो एक ऐसा समय था जबकि अंग्रेज भी धीरे धीरे भारत पर अपना साम्राज्य फैला रहे थे, भारत को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो मराठे थे वो अंग्रेजों के भी खिलाफ थे, अंग्रेजों के प्रति भी उनके मन में बहुत ही कट्टर भावना पनप रही थी। राजनैतिक और सैनिक व्यवस्था प्रबल थी। यहाँ पर मराठे जो थे उनकी राजनीतिक मतलब शासन को चलाने की जो नीतियां थी, जो उनके नियम कानून थे, वो बहुत ज़्यादा प्रबल थे, बहुत ज़्यादा मजबूत थे। और सैनिक व्यवस्था, इनके पास जो सैनिक थी, सैन्य शक्ति थी, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मन में लोकतांत्रिक भावना थी, और मन में लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है जनता को साथ लेकर चलना, उनकी सहमति से सब काम करना। तो यहाँ पर उनके मन में यही था कि अगर हमें यहाँ पर शासन करना है तो हमें जनता की भावनाओं का भी सम्मान करना बहुत आवश्यक है। तो इनके मन में इस तरह की भावना थी कि हमें हमेशा अपने देश को एक लोकतंत्र के रूप में ही देखना है। दूसरे भारतीय राष्ट्रीय भावना के साथ अपने धर्म और जाति से भी बंधे थे। यहाँ पर दूसरे भारतीय मतलब मराठों के अलावा जो सिख धर्म को मानने वाले थे और भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, उनके मन में भी राष्ट्र के प्रति जो देशभक्ति की भावना थी वो बहुत ज्यादा प्रबल थी, और वो अपने धर्म और जाति से भी बंधे हुए थे। वो कभी भी अपने धर्म और जाति का अपमान नहीं सह सकते थे, ना ही उन्हें छोड़ सकते थे। अब इसके बारे में एक अंग्रेज अधिकारी हैं जिनका नाम है वॉरेन हॉस्टिंग। इन्होंने मराठा के प्रति अपने विचार व्यक्त किए हैं। मराठों के बारे में उन्होंने काफी देखा, काफी समझा। उसके बाद उन्होंने मराठों के व्यवहार को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए हैं वो वर्ष था 1784 का। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है। अब यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि मराठे जो हैं वो किसी भी हालत में देश पर आक्रमण करने वाले या देश को अपने कब्जे में करने वाले लोगों के खिलाफ किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी चीजें देख करके उन्होंने एक बात मराठों के लिए कही थी कि मराठे ही एक ऐसे लोग हैं या मराठा ही एक ऐसा समुदाय है जिनके मन में देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम भरा हुआ है। राष्ट्र का हर व्यक्ति यह जानता है। यहाँ पर यह भी उन्होंने बताया कि मराठों के अलावा जो दूसरे समुदाय हैं ये भी मराठों के मन में जो देश प्रेम की भावना है उसके बारे में अच्छे से ये जानते हैं। शिवाजी औरंगजेब से लड़ाई। यहाँ पर मराठों में एक बहुत ही वीर योद्धा हुआ था जिसका नाम था शिवाजी। अब एक समय ऐसा भी था जबकि शिवाजी जो थे उन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया। शिवाजी ने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां भी दी थी, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं था कि शिवाजी जो थे वो मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ थे, वो सिर्फ औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ थे। अब यहाँ पर शिवाजी जो थे उन्होंने मुसलमानों को खुलकर अपने महल के अंदर या फिर अपनी सेना में नौकरियां भी दी थी। तो इससे यही पता चलता है कि शिवाजी जो थे वो औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ थे, लेकिन मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को वो बुरा नहीं मानते थे। आइए हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर औरंगजेब की नीतियों के कारण जो लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा था उसका प्रभाव सीधा सीधा मुगल साम्राज्य पर पड़ने लगा। अब यहाँ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, मुगल साम्राज्य की गिरती व्यवस्था। अब यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य की जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे गिर रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। इसके क्या प्रमाण थे, इसके क्या प्रूफ थे, उसको बताने के लिए आइए हम देखते हैं कुछ बिंदु। साम्राज्य में फूट और बगावत फैलने लगी थी। अब लोगों के अंदर फूट पनप रही थी। लोग जो थे वो जो राजा, उनके शासक जो थे औरंगजेब, उसके खिलाफ हो रहे थे। लोगों में बगावत की भावना आ रही थी। लोग उनके विरुद्ध जो है वो बातें कर रहे थे और लोग उनके विरुद्ध खड़े भी हो रहे थे। पश्चिमी भारत में मराठा शक्ति का विकास हुआ। ये यहाँ पर मुगल साम्राज्य की व्यवस्था गिर रही थी और दूसरी तरफ एक और ऐसा समुदाय था जो पूरी शक्ति के साथ ऊपर आ रहा था, वो था मराठा समुदाय। पश्चिमी भारत राष्ट्रकूट जो थे वहां पर उनके जो आगे वंशज मराठा थे उनकी शक्ति दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। दिनों दिन मराठा मजबूत हो रहे थे। इसके बाद है अकबर के बाद कोई शक्तिशाली मुगल शासक नहीं था। अब यहाँ पर यह भी माना गया है कि मुगल शासक में एक से एक शक्तिशाली शासक हुए थे। अकबर जो थे उन्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता था। अब यहाँ पर अकबर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन भी भारत में हो चुका था। अकबर के शासनकाल में अंग्रेज व्यापारी बनकर हमारे देश में प्रवेश कर चुके थे, वो हमारे देश में आ चुके थे। अब इसके बाद है 1627 में शिवाजी का जन्म। अब यहाँ पर मराठों की जो शक्ति थी वो दिन पर दिन मजबूत होती जा रही थी और उसी वक्त एक बहुत ही वीर योद्धा का जन्म हुआ और वो योद्धा थे शिवाजी। उनका जन्म हुआ था 1627।
छापेमार पद्धति से बार बार अंग्रेजों से युद्ध किया। शिवाजी जब बड़े हुए तो उनके युद्ध करने की जो पद्धति थी, जो कला थी, वो बिल्कुल अलग थी। उनके युद्ध करने की पद्धति को छापेमार पद्धति कहा जाता है। वो थोड़े से सैनिक लेकर के सही समय का इंतजार करते थे और जिनसे भी युद्ध करना होता था वो उन पर अचानक से हमला करते, युद्ध होता, भयानक युद्ध होता, उसके बाद वो वहां से अपने सैनिकों को लेकर के गायब हो जाते थे और इस तरह से वो गायब होते कि ढूंढने पर भी उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता था। तो यहाँ पर इस तरह की पद्धति अपना करके उन्होंने अंग्रेजों से कई बार युद्ध किया था। तो आइए देखते हैं शिवाजी के बारे में कुछ और जानकारी। इसके बाद है शिवाजी की युद्ध नीति। अब यहाँ पर छापेमार पद्धति जो है उसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। शिवाजी की युद्ध नीति में और क्या क्या चीजें शामिल थी। एक तो है छापेमार पद्धति से अंग्रेजों से युद्ध करते थे, अचानक से हमला बोलते थे, युद्ध होता था और उसके बाद वो अपने सैनिकों के साथ वहां से गायब हो जाते। इसके बाद है सूरत में स्थित अंग्रेजों की कोठियों को लूटा। इसी पद्धति से सूरत जो है एक शहर है जो कि गुजरात में पड़ता है, तो सूरत में भी उस वक्त अंग्रेजों की बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियां हुआ करती थी। वहां पर भी वो अचानक से इस तरह से सैनिकों के साथ धावा बोल देते, हमला कर देते और लूटपाट करके वहां से गायब हो जाते। तो इस छापेमार पद्धति से वो अंग्रेजों की कोठियों को भी लूटा करते थे। मुगल साम्राज्य के दूर तक फैले क्षेत्रों में चौथ कर लागू किया। यहाँ पर मुगल साम्राज्य जो दूर दूर तक फैला हुआ था, भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो मुगल साम्राज्य के अंदर था, उसको भी उन्होंने जीता था और वहां जीतने के बाद उन्होंने वहां पर चौथ कर लगा दिया था। चौथ कर मतलब होता है अपनी आमदनी का चौथा हिस्सा, मतलब कि अगर आपकी आमदनी इतनी है तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, एक भाग जो है, चौथा हिस्सा जो है वो कर के रूप में आपको जो सरकार है या जो भी वहां के राजा हैं उनको देना पड़े। तो इस तरह से चौथ कर भी शिवाजी ने उस वक्त लागू कर दिया। तो यहाँ पर चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हो, चाहे आप किसानी खेती कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, उससे जो भी आपको आमदनी होगी उसका चौथा भाग जो है वो आपको कर के रूप में वहां के शासक को देना पड़ेगा। तो इस तरह से चौथ कर की शुरुआत भी शिवाजी द्वारा की गई थी। मराठों को एक संगठित फौज दल का रूप दिया। यहाँ पर ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, साथ ही साथ वो अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत करते जा रहे थे। सारे फौज दल को उन्होंने संगठित किया, बहुत ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दी गई और इसके बाद उन्हें बहुत ही मजबूती के साथ एक संगठन के रूप में उन्होंने उसको एक रूप दिया। आगे बताया गया है राष्ट्रीयवादी भावना को जगाया। हर एक फौजी के अंदर, हर एक देश में रहने वाले नागरिक के अंदर उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को वो जगाना चाहते थे। मराठा फौज को दुर्जेय शक्ति बताया गया। दुर्जेय का मतलब होता है जिस पर विजय ना पाया जा सके, जिसको हराया ना जा सके। तो मराठा फौज उस वक्त इतनी मजबूत थी कि ऐसा माना जाता था कि जहां पर भी ये हमला कर दे उस युद्ध को मराठा ही जीतेंगे, उसे कोई भी और दूसरा जीत नहीं सकता। मराठा जो फौज थी उसे कोई भी हरा नहीं सकता। तो इस तरह से इतना शक्तिशाली उन्होंने अपने सैन्य शक्ति को बना दिया था। शिवाजी की मृत्यु। अब यहाँ पर समय का चक्र चलता गया। शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1680 ईस्वी में हो चुकी थी। मराठा शक्ति निरंतर बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने जो मराठाओं को, उन्होंने जो मराठा के सैन्य शक्ति को जो मजबूती प्रदान की थी, वो शक्ति जो है वो निरंतर बढ़ती ही जा रही थी, उसमें कोई कमी नहीं आई थी। मराठा शक्ति भारत पर राज करना चाहते थे। मराठा जो थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्हें पूरा विश्वास था कि एक समय के बाद ये मुगल शासक और ये जो अंग्रेज हैं उन्हें भी वो पीछे करके पूरे भारत पर वो राज करने लगेंगे, और वो यही चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया था। तो इस तरह से शिवाजी का ये योगदान था हमारे भारत के इतिहास में। तो बच्चों, आशा है आज जो हमने पाठ 5 का नई समस्याओं के अंतर्गत ये जो नया एक शीर्षक हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो पाठ बच गए हैं, जो शीर्षक बच गए हैं, उनके भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।